अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट आपके पास जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसमें आपको बोलते हैं इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक पेंडुलम है और अगर उसकी लेंथ, लेट सपोज आपके पास एक पेंडुलम है, ये आपके पास एक पेंडुलम है, लेट सपोज इसकी शुरू में जो लेंथ थी वो 5 मीटर थी। अब आपने क्या कर दिया, इस पेंडुलम की लेंथ को चेंज कर दिया और कितनी हो गई, डबल हो गई। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, पहले आपके पास L1 कितनी थी 5 मीटर, अब आपके पास L2 कितनी होगी 2 टाइम ऑफ L1 हो गई, मतलब आपके पास 10 मीटर होगी। लाजिमी बात है 10 मीटर ही हो जाएगी। अब आपके पास जो पहले टाइम पीरियड था वो क्या था, T1 था। अब जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, T2 आएगा। क्लियर। तो अब आपको बोल रहे हैं कि अब ये बताएं कि टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो एक चीज़ याद रखें, टाइम पीरियड जो पहला टाइम पीरियड था उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 डिवाइड बाई G आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपने जब L की वैल्यू को चेंज कर दिया, अब आपने क्या कर दिया, L2 आपके पास चेंज हो गई और आपके पास क्या आएगा 2L1 हो गया। क्लियर। तो हमारे पास लाजिमी बात है टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ। तो आपके पास जो टाइम पीरियड 2 आएगा वो क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, अब यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, L2 डिवाइड बाई G लिख लूंगा। क्लियर। T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, L2 किसके बराबर है, L2 बराबर है 2 टाइम ऑफ L1। हम ऐसा लिख सकते हैं डिवाइड बाई G। हम अब ऐसा कर लेंगे कि T2 इज इक्वल टू 2 पाई मैंने अलग लिख दिया, ये अंडर रूट अलग मैं कर लूंगा, ऐसा मैं कर सकता हूं इसको L1 डिवाइड बाई G, इस तरह भी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हम ऐसा कर लेंगे कि T2 मैंने इस तरह लिख लिया और अंडर रूट 2 को मैं पहले ले आया, तो मैं लिख लूंगा अंडर रूट 2 और यहां पर आप नोट करें आपके पास आ जाएगा 2 पाई L1 डिवाइड बाई G। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब यहां पर आप नोट करें ये जो लिखा है 2 पाई अंडर रूट L1 डिवाइड बाई G, तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये बराबर है किसके, T1 के। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम इसकी जगह पर T1 लिख सकते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और T1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रिलेशन बन गया। हम फाइनली ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि T2 इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ T1। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से अंडर रूट 2 की आप वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर से, आपके पास एक्जैक्टली आ जाएगी, इतने टाइम ऑफ T1 आ रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आपको बोलते हैं 10.2 में आपको बोलते हैं अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट, एक्सप्लेन करना। तो स्टूडेंट आपको बोल रहे हैं कि आप लेट सपोज एक बिल्डिंग पर हैं, सर्टेन हाइट पर हैं और यहां से आप क्या करते हैं, एक बॉल को ड्रॉप करते हैं। आप जैसे बॉल को ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल कहां पर आएगा, जमीन पर, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, और करते करते ये कहां पर चला जाएगा, जमीन पर आके रुक जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप देखिए इसका एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। हालांकि हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी कंडीशन आपके पास थी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। क्लियर। और यहां पर इसकी जो डायरेक्शन वो कहां पर होनी चाहिए, हमेशा मीन पोजीशन। अब यहां पर तो इसकी मीन पोजीशन ये होनी चाहिए थी, ये फाइनल इस पॉइंट पर आकर तो नहीं रुका, ये बॉल यहां पर नहीं रुका बल्कि कहां पर रुक गया, अपनी सबसे लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर आके रुक गया। ये वैसे है तो इसकी स्टेबल पोजीशन, लेकिन यहां पर तो आके नहीं रुका, इसकी मीन पोजीशन ये होनी चाहिए थी, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स उसके बराबर नहीं आ रही। और यहां पर एक और चीज है, यहां पर रेजिस्टिव फोर्सेस भी अप्लाई हो रही हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस भी यहां पर अप्लाई हो रही हैं, अपनी मीन पोजीशन पर भी नहीं आ रहा, और इसका A इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये चीज इसको फॉलो नहीं कर रहा। सही, ये जो कंडीशन है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं उतर रही। तो इस लिहाज से हम बोलेंगे कि एक बॉल को जब भी हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसमें जो मोशन हो रही है वो आपके पास SHM को ओबे नहीं कर रहा। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास MCQ नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट वी हैव कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलते हैं अ स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट विद अ सिंपल पेंडुलम, ही और शी यूज 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant. To his or her astonishment, the time period of the pendulum did not change. आपको बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने 2 अलग अलग पेंडुलम लिए और दोनों में क्या किया, उसने डिफरेंट मासेस यूज किए। अब मासेस उसने डिफरेंट यूज किए, जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए तो दोनों का टाइम पीरियड सेम रहा। ऐसा क्यों? तो अब स्टूडेंट एक चीज याद रखें कि टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है पेंडुलम के लिए वो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाई G। टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। तो स्टूडेंट मास पर डिपेंड नहीं करता। अब आप उस स्टूडेंट ने भी क्या किया, मास पहले चेंज किया, पहले लेट्स सपोज 5 kg था, फिर उसने कितना कर दिया 10 kg, तो मास उसके उसने तो चेंज किया, लेकिन इससे टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्लियर हो गया। तो ये हम इसका आंसर देंगे।
नेक्स्ट वी हैव कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोलती हैं व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। कौन सी ऐसी टाइप ऑफ वेव्स हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसको मीडियम की डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल से। अब सन से जो रेज आ रही हैं, रोशनी आ रही है, लाइट रेज, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप खुद देखें कि सन के नज़दीक इस साइड पर आपके पास वैक्यूम है, मतलब एयर नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो वेव्स यहाँ पर आ रही हैं। तो आपके पास कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास है 10.5 में बोलते हैं प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो reflection when they move from deep to shallow water what change occur in the speed of wave। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास रिपल टैंक है और रिपल टैंक में आप वेव्स जनरेट करते हैं किस साइड से किस साइड पर। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, गहरे पानी से कम गहरे पानी, मतलब शैलो कहते हैं हल्का पानी जिसकी डेप्थ कम हो। डीप वाटर से जैसे शैलो वाटर में जाएगी तो क्या चीज़ चेंज हो जाएगी? पहली बात तो ये कि वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। हमने एक रिलेशन पढ़ा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसका मतलब ये हो गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जितना लेमडा ज़्यादा होगा उतनी स्पीड भी ज़्यादा होगी और जितना लेमडा कम होगा उतनी स्पीड भी कम होगी। ये हमारे पास रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स आप सिंपली बोल सकते हैं कि डीप वाटर में आपके पास वेवलेंथ चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी। जैसे ये शैलो वाटर में जाएगा तो वहाँ पर जाके इसकी वेवलेंथ और स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें चेंज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स?